Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the components of business environment, in which we will cover the first part, that is internal environment, and in the second part we will cover the external environment, under which we will cover micro environment, right? And in today's lecture we are going to discuss the macro environment. देखो मैक्रो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखो माइक्रो एनवायरनमेंट होता क्या। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या था? ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता था, थोड़ा मतलब क्लोजली रिलेटेड होते हैं ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, बिजनेस के क्लोजली रिलेटेड फैक्टर्स थे आपके, ठीक है। और ये क्या होते हैं आपके? अनकंट्रोलेबल थी, मतलब बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होती है, राइट। इसके अंदर क्या क्या आते थे आपके? सप्लायर्स थे, कस्टमर्स हैं आपके, ठीक है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स भी देखो डिस्कस किए थे कि लाइक आपके सप्लायर्स कैसे होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए और मल्टीपल सप्लायर्स होने चाहिए आपके, राइट। फिर कस्टमर्स थे, पब्लिक था, इसमें कॉम्पिटिटर्स, इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट की, पहले आप वो वाली रेफर करें, देन आज थर्ड पार्ट देखो, ठीक है। चलो लेट्स डिस्कस मैक्रो और जनरल एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट मीन्स जनरल एनवायरनमेंट. These forces are uncontrollable in comparison to the micro forces of the environment. देखो माइक्रो और मैक्रो दोनों ही एक्सटर्नल का पार्ट है, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है ना, तो दोनों ही देखो है तो अनकंट्रोलेबल। लेकिन अगर हम कंपेयर करें माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स में, तो जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हैं, राइट। चलो, the growth and survival of business depends upon its adaptability to macro environmental factors, which include economic environment, political, socio-cultural, technological, natural, demographic, ठीक है। इसमें आपका इंटरनेशनल एनवायरनमेंट आ जाता है। ये सब क्या कह रहे हैं कि किसी भी बिजनेस की जो ग्रोथ है या उनका जो सर्वाइवल है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो जो मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मैक्रो एनवायरमेंटल जो फोर्सेस हैं, उन्हें कितनी क्विकली अडेप्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई बिजनेस उन्हें अडेप्ट कर लेगा, उनके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज चेंज करेंगे, फिर तो उनका ग्रोथ पॉसिबल है, उनका सर्वाइवल लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसी फर्म या ऐसा कोई बिजनेस जो मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को या फोर्सेस को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ग्रो नहीं कर सकते, मार्केट में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? हमने ये तो बोला कि इनको आपने अडेप्ट करना है, ठीक है। मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अब होते कौन कौन से हैं? देखो, जैसे आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, इंटरनेशनल, डेमोग्राफिक, ये सब, ठीक है। यही आपके सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो इन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल, ठीक है। देखो, जो आपका मैक्रो एनवायरनमेंट है, ठीक है, या मैक्रो एनवायरनमेंट के फोर्सेज है, फैक्टर्स हैं जो, ये आपको एट द सेम टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं और आप एट द सेम टाइम आपके लिए थ्रेट भी बन जाते हैं, आपके लिए मतलब बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है? आपको जो भी फैक्टर्स लगे कि ये फेवरेबल चेंजेस ला सकते हैं, तो आपको उसे इमीडिएटली अडॉप्ट कर लेना है। और अगर आपको कुछ लगता है कि कोई भी ऐसा फैक्टर है हमारे एनवायरनमेंट में जो आपको थ्रेट क्रिएट करके दे सकता है, तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज फ्रेम करनी होती है, सो दैट यू कैन फेस दैट पर्टिकुलर थ्रेट। क्लियर? आई थिंक आपको मैक्रो एनवायरनमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट के क्या क्या फैक्टर्स होती हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखो ये वाला ना इसके नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच हैव impact on the working of business, like economic system, economic policy, economic conditions, nature of economy, trade cycles, economic resources, level of income, distribution of income and wealth, etc. जितने भी आपके इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस की वर्किंग को इम्पैक्ट करते हैं, वेदर वो आपका इम्पैक्ट पॉजिटिव है, वेदर वो आपका इम्पैक्ट नेगेटिव है, बट इम्पैक्ट कर रहे हैं आपकी वर्किंग को, ठीक है, उन सभी फैक्टर्स को, उन सभी फोर्सेस को आप बोलते हैं एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्लियर? जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है ना बिजनेस का, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है,
ठीक है, मतलब सिंपल नहीं है, इसे समझना बहुत ईजी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्विकली चेंज होता जाता है। अगर अभी आपके लिए फेवरेबल है, हो सकता है आपके नेक्स्ट सेकंड में आपके लिए वही आपका थ्रेट बन जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, और ये डायनेमिक है, मीन्स कभी भी स्टेबल नहीं रहता। देखो एनवायरमेंट वर्ड अटैच है ना, तो इट मीन्स कभी भी वो स्टेबल तो रहेगा ही नहीं, ऑब्वियस है कि वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशंस एक्सेट्रा। अब आते हैं हमारे इनके, ये अब जो डायग्राम था ना ये अब है, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के मीनिंग के बाद ये डायग्राम आएगा आपका कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, राइट। हमारे 3 कंपोनेंट्स है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। विच वन? फर्स्ट है उसमें आपका इकोनॉमिक कंडीशंस, सेकंड वन इज इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड द थर्ड वन इज इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। अब हम इन सभी फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्या है आपका इकोनॉमिक कंडीशंस। देखो इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर क्या क्या आता है आपका, लाइक आपका इनकम लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डिमांड एंड सप्लाई ट्रेंड्स क्या है, ठीक है, मीन्स डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई क्या वो उतने अकॉर्डिंगली चल रही है नहीं चल रही है, जो आपकी ट्रेड साइकिल के अलग अलग फेजेस हैं, कौन सी फेज में आपकी इकोनॉमी इस टाइम चल रही है, मार्केट का साइज क्या है, ठीक है, आपकी इकोनॉमी में प्राइस लेवल क्या चल रहा है, प्रिवेलिंग प्राइस लेवल क्या है आपकी इकोनॉमी का, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन का रेट क्या है, किस रेट से आपकी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्म हो रही है। तो ये जो जितने भी हमने फैक्टर्स अभी नाम डिस्कस किए हैं वो सभी आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस में आते हैं, राइट। अब देखो अगर ये जो भी कंडीशंस हैं, बूम कंडीशंस अगर आपकी इकोनॉमी में प्रिवेल हो रही हैं, ठीक है, तो इट मीन्स इन सभी फैक्टर्स का आपके ऊपर क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बट अगर आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन में चल रही है, लो चल रही है आपकी, तो इन सब का फैक्टर्स का जो इम्पैक्ट होगा वो आपके बिजनेस पे नेगेटिव पड़ने वाला है, ठीक है। देखो यही लिखा हुआ है, इफ बूम कंडीशंस आर प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी इट पॉजिटिवली अफेक्ट्स डिमांड एंड मार्केट शेयर। ऑन द अदर हैंड इफ द इकोनॉमी इज इन डिप्रेशन it will have negative impact on the business. Now, second part of economic environment is economic policies. देखो आपने सबने जनरली सुना होगा कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज में चेंजेस करे हैं, ठीक है। वो पॉलिसीज होती क्या है, आपकी पॉलिसीज है क्या, कुछ भी आपके गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, कुछ भी आपके गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं जिनको ऑबे करना आपके लिए क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। वो सभी क्या है आपके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ठीक है। इन्हें कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है ना वो बिजनेस और गवर्नमेंट में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करता है, इस्टेब्लिश करता है, डेवलप करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या है इसमें कि ऐसा नहीं है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, हम बोल रहे हैं रूल्स हैं तो आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होगा, नो। कभी आपके लिए वो फेवरेबल काम कर सकती है, कभी आपके लिए वही चीज वही पॉलिसी अनफेवरेबल प्रूव हो सकती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं द इफेक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। हर बिजनेस यूनिट के लिए इन पॉलिसीज का इम्पैक्ट डिफरेंट है। सपोज मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का मेरे बिजनेस पे कुछ और इम्पैक्ट पड़ेगा। सपोज आप भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस के ऊपर कुछ और इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं लाइक एक पॉलिसी अगर मेरे लिए फेवरेबल इम्पैक्ट डाल रही है तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए वो फेवरेबल होगी, हो सकता है मेरे कॉम्पिटिटर्स के लिए वो अनफेवरेबल प्रूव हो जाए, ठीक है। तो ये बोला गया है दीज पॉलिसीज अफेक्ट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स इन डिफरेंट वेज। तो क्या होता है, हर बिजनेस यूनिट अपनी पॉलिसीज बनाते हैं इन इकोनॉमिक पॉलिसीज को माइंड में रखते हुए, ठीक है, कि मार्केट में इकोनॉमी में क्या पॉलिसीज हैं, क्या पॉलिसीज फ्रेम की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसी के बेसिस पर अपनी क्या करते हैं हम स्ट्रैटेजीज फ्रेम करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये भी आपको, ठीक है। अब बात आती है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में कौन कौन सी पॉलिसीज आती हैं। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं जो हम अभी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। पूरा चैप्टर है इस पे, पूरी डिटेल में हमने इसमें आगे वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी होगी, हम सब सुनते हैं इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट के रेवेन्यू पॉलिसी। फिर आता है अगर आपकी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज, राइट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी,
ठीक है, ये सभी, इसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिसीज है आपकी, तो ये जितनी भी पॉलिसीज हैं ये सारी आपकी इंक्लूड होती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही थर्ड पार्ट क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम। बहुत इजी है, ये आप सब ने +1 में +2 में डिस्कस करा हुआ है, पढ़ा हुआ है अच्छे से, ठीक है। देखो, इन डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स प्रिवेल। Prevailing economic system and changes in it both affect the business enterprise to a great extent. अब economic system of a country में भी, अब आपके economic system basically 3 kinds का होता है, capitalism, socialism and mixed economy, ठीक है। अब किस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि कैपिटलिज्म है, किस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि सोशलिज्म है, किस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, वो फैक्टर क्या है, वो बेस क्या है जिसके बेसिस पे आपने बाइफरकेशन किया हुआ है, दैट विल बी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हम इसमें ये देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है या मिलके कर रहे हैं, तो इसी के बेसिस पे हमने ये 3 कैटेगराइज में उन्हें डिवाइड करा है, ठीक है। अगर तो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करता है प्राइवेट सेक्टर, देन इट विल कवर अंडर द कैपिटलिज्म, राइट। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल किए जा रहे हैं बाय द प्राइवेट सेक्टर, तो आप बोलते हैं आपकी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर उन्हें कंट्रोल आपकी गवर्नमेंट करती है, देन इट विल बी कॉल्ड एज सोशलिज्म। और अगर आपकी इकोनॉमी में प्राइवेट और जो गवर्नमेंट का रोल इक्वली है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में, देन इट विल बी योर मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें कैपिटलिज्म। सच एन इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। हियर प्राइवेट सेक्टर हैज मच इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्यों कहा गया इसे, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, राइट। अब ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो जहाँ पर आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रिवेल करती है, इकोनॉमी ऑफ यूएसए एंड इकोनॉमी ऑफ यूके, जितनी भी डेवलप्ड आपकी कंट्रीज है, ठीक है। देन सेकंड आता है आपका सोशलिज्म। सच इकोनॉमीज आर स्टेट ऑन्ड इकोनॉमीज। अब यहाँ पे स्टेट ऑन्ड इकोनॉमीज का क्या मतलब है, स्टेट का क्या मीनिंग है यहाँ पे आपका, गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक, स्टेट, गवर्नमेंट, ये सारे आपके कई बार क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल वर्ड्स हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्रीज कौन सी हैं आपके, एग्जाम्पल क्या है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड। लास्ट है आपका इसी में मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने अभी डिस्कस कर लिया, इट इज दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट। और इसके एग्जाम्पल क्या है, इंडिया, हमारी कंट्री में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट सेक्टर का भी इक्वल रोल है और प्राइवेट सेक्टर का भी है। देखो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक मेनली हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ही कवर हुआ है मैक्रो एनवायरनमेंट में, ठीक है, दैट विल बी योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स थे, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड द इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ moving ahead, we are having second component, that is political environment. Political environment of the country affects different business units significantly. A stable and dynamic political environment is indispensable for business growth. देखो क्या कह रहे हैं वो कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो होता है ना कंट्री का, वो अफेक्ट करता है अलग अलग बिजनेस यूनिट्स को अलग अलग मैनर में। किसी के लिए वो मतलब सेम बात आ गई ना, किसी बिजनेस यूनिट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, सेम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का किसी दूसरे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हर एक बिजनेस यूनिट्स के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ते हैं। स्टेबल और जो डायनेमिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है वो कैसा है आपका, इंडिस्पेंसिबल है फॉर बिजनेस ग्रोथ। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मेनली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, तो अब डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, आपने क्या क्या चीज़ को माइंड में रखना है जब आप अपनी पॉलिसीज फ्रेम आउट कर रहे हैं बिजनेस में, राइट। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट। आपकी गवर्नमेंट की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है। सेकंड है आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इफ यस तो आपकी जो
इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। लेकिन अगर आपकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो स्टेबल ही नहीं है, फ्लक्चुएशंस होती जा रही हैं, कभी आपकी पॉलिटिकल पार्टी कोई और हो रही है, फिर चेंज हो रही है, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो आपके बिजनेस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सपोज अभी पार्टी ए चल रही है, हम किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम ABC के एग्जाम्पल से ले रहे हैं। सपोज अभी पॉलिटिकल पार्टी ए चल रही है, उसने अपने कुछ रूल्स बनाए होंगे, ठीक है, अपनी पॉलिसीज फ्रेम करी होंगी उसने। अब बिजनेस उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन जैसे ही बिजनेस में वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया, सडनली हमारी पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, पॉलिटिकल पार्टी बी आ गई, उसने पॉलिटिकल पार्टी ए के जो भी रूल्स थे वो सारे हटा के अपने रूल्स बना दिए, तो बिजनेस के लिए तो वो लॉस हो गया ना। तो ऐसे ही है, अगर आपकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपकी कंट्री में, तो आपके लिए वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है, राइट। थर्ड वन इज रिलेशन ऑफ आवर नेशन विद अदर कंट्रीज। आपकी कंट्री के, आपकी नेशन के अदर कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन है। नेक्स्ट, डिफेंस एंड मिलिट्री पॉलिसी क्या है आपकी कंट्री की, वेलफेयर एक्टिविटीज क्या है आपकी गवर्नमेंट की, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, सेंटर की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट, इनका आपस में कैसी अंडरस्टैंडिंग है, क्या रिलेशन है इनका, क्या ये म्यूचुअली हार्मनी के साथ एक्शंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, या इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज अप्रोच टू ऑपोजिशन पार्टीज टुवर्ड्स बिजनेस। नाउ थर्ड कंपोनेंट इज सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। आप सभी इस एनवायरमेंटल फैक्टर से फेमिलियर हैं, आप सबने सोशल कल्चरल फैक्टर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो, सोसाइटी का या कल्चर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस के ऊपर, ठीक है। बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन इकोनॉमिक एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। Socio-cultural environment refers to influence exercised by certain social and cultural factors which are beyond the control of business unit. Socio-cultural factors कौन से होते हैं? ऐसे factors हैं जो कि जिनका मतलब इन्फ्लुएंस पड़ता है बाय सोशल या कल्चरल फैक्टर्स के कारण। देखो, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपके सोसाइटल फैक्टर्स हैं, कुछ आपके कल्चरल फैक्टर्स हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस के ऊपर, और आपका उनके ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं होता, ठीक है ना। अब देखो, सोसाइटी में कस्टमर्स हैं आपके, लोग रहते हैं, जनरल पब्लिक है, उनका सडनली टेस्ट आपका चेंज हो गया है, आप उसमें क्या कंट्रोल कर लोगे? आप तो उसके टेस्ट को डेवलप नहीं ना कर सकते हो, तो वो क्या आपके बियॉन्ड द कंट्रोल है। लाइक अब अगर कोई कल्चर है, आप किसी का कल्चर थोड़ी चेंज कर दोगे, अब कल्चर के अकॉर्डिंग भी कई बार प्रोडक्ट्स की डिमांड की जाती है, तो ये क्या है, ये आपके बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस यूनिट होती है। Such factors include attitude of people to work, family system, caste system, religion, education, marriage, habits and preferences, language, urbanization, customs and traditions, value system, business ethics, social trends, social responsibility of business, etc. ये सारे factors आपके किस में आते हैं? आपके socio cultural factors में, ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, आप सबको बेसिक बेसिक है, देखो ये वर्ड्स तो, ठीक है। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखो, टेक्नोलॉजी सबको पता है क्या होती है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? हाँ जी, टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन होता है साइंटिफिक और अदर ऑर्गेनाइज नॉलेज का टू अ प्रैक्टिकल टास्क। जो आपने सीखा है, जो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करी हुई है, जब आप उसे अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल टास्क में, दैट विल बी योर टेक्निक, दैट विल बी योर आर्ट, ठीक है। और हमारे कुछ सालों में टेक्निक में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को आए हैं, ठीक है। आप खुद देखो, आपकी जो वॉचेस हैं, ठीक है, पहले आपकी सिंपल वॉच थी, सेल वाली आती थी ना, जैसे हम सेल डालते हैं, आजकल क्या वो स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं। तो इनके कारण जो आपकी पहले ओल्ड वाली वॉचेस थी, उस इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि उन्हें बंद करना पड़ रहा है, टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ रही है, या फिर हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, अब तो देखो आपके पास फोटोस्टेट मशीन्स हैं, जेरोक्स कॉपीज होती हैं जहाँ से, राइट। लेकिन पहले क्या था, कार्बन कॉपी होती थी। अब जब आपकी फोटोस्टेट मशीन्स अराइव हुई हैं, लॉन्च हुई हैं, ये इस्टेब्लिश हुई हैं, तब से जो कार्बन इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है। तो टेक्निकल एनवायरनमेंट भी आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। देखो, अगर आपके लिए टेक्निक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, लेकिन सेम टाइम पर आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है। क्यों?
देखो टेक्निक सडनली चेंज हो जाती है, आपको अपने रिसोर्सेज में चेंजेस करना पड़ता है, आपको अपने स्टाफ को मतलब एजुकेशन देनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो एक्सपेंस अक्कर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है ना, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है आपके ऊपर नेगेटिव और आपके ऊपर पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। चलो, टेक्नोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और other organized knowledge to practical tasks. During last 50 years, technology has developed substantially. Technology has enabled man to save lives, generate and distribute energy, discover new materials and substitutes, introduce machines to work, etc. देखो जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, आपको मतलब हेल्प करती है, आप लाइफ भी सेव कर सकते हैं, आप एनर्जी को जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आप किसी भी न्यू मटेरियल को डिस्कवर कर सकते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट का आप सब्सटीट्यूट भी ढूंढ सकते हैं, आप मशीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि आप काम कर सको। तो आपकी टेक्निक के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, लाइफस्टाइल्स एंड लिविंग कंडीशंस। द फास्ट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी also creates problems for enterprises as these renders plants and products obsolete quickly. देखो यही बात हमने डिस्कस करी है ना, अगर आपकी जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, बहुत जल्दी जल्दी अगर चेंज हो जा रही है, क्विक मतलब प्रॉम्प्टली चेंज हो रही है अगर, तो वो आपके बिजनेस के लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स, आपके प्लांट्स बहुत ही जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, आपको चेंजेस करने पड़ते हैं उसमें। Products have shortened span of life than the past because of rapid technological development. Thus, the business units must analyze the changes in technological environment and should quickly adapt the new technique or new technology. तो इसलिए बोला जाता है कि जो बिजनेस है ना, उन्हें अपने जो एनवायरमेंट है उसके जो फैक्टर्स हैं उनको प्रॉपरली स्टडी करते रहना चाहिए, उन्हें एनालाइज करते रहना चाहिए, सो दैट दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स और दे शुड क्विकली अडेप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलो एक बार फटाफट से देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट फैक्टर हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक एनवायरमेंट, राइट, एंड देन सेकेंड फैक्टर क्या था आपका, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, थर्ड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, फोर्थ था आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। नाउ फिफ्थ वन इज नेचुरल एनवायरमेंट। देखो हमने 4 डिस्कस कर लिए हैं और टोटल आपके 7 है, राइट। चलो नेचुरल एनवायरमेंट क्या होता है, देखो नेचर, नेचुरल एनवायरमेंट ये होगा नेचर जो आपकी है, इसके अंदर आपके क्या आ जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स जैसे आपकी सॉइल, लैंडफॉर्म्स, रिवर्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। ठीक, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं नेचुरल एनवायरमेंट में क्या आता है, आपके ज्योग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशंस जो होती है ना, वो भी आपकी अफेक्ट करती हैं किसी भी सर्टेन इंडस्ट्रीज की लोकेशन को। ठीक है, जैसे कि देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात में ही मिलती है ज़्यादातर आपको। सिमिलरली ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं आपकी इंडस्ट्रीज की लोकेशन को। लाइक जो आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो कहाँ लोकेटेड होती है, जहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल होता है, अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल होता है, लाइक आपका बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है, लाइक आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक, वेदर कंडीशंस, या फिर हम बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, कुछ भी जो फैक्टर्स हैं आपके, इन सब का आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। सिंपल। चलो नेक्स्ट फैक्टर इज डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। देखो डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की फीचर्स को। ठीक है, आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो फीचर्स हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, जब आप उनकी स्टडी करते हो वो आपका कवर होता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में, राइट। चलो, इट इज़ द स्टडी ऑफ फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन लाइक इट्स साइज, ग्रोथ रेट, एज कंपोजिशन, इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल,
family size, family structure, etc. ठीक है, all these demographic factors affect size of demand, taste, fashion, likings, preferences of consumers, etc. देखो आपके कस्टमर्स कैसे हैं, अब उनका इनकम लेवल क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है, उनका जो एज कंपोजिशन है वो कैसा है, ये सब आपके जो प्रोडक्ट्स के डिमांड है ना उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, उनकी क्या डिमांड होगी ज़्यादा, उनकी जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन है जो मतलब ले रहे हैं, जो गेन कर रहे हैं, उनकी मैक्सिमम डिमांड्स क्या होती हैं, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, लाइक उनकी बुक्स हो गई, स्टेशनरी मटेरियल हो गया, रजिस्टर्स हो गए, ठीक है, इन सब की ज़्यादा वो डिमांड करते हैं। तो आपने ये देखना है कि जो आपके कस्टमर्स हैं, एज कंपोजिशन क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है, उनकी इनकम क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मतलब बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो लग्जरी जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे उनकी डिमांड करेंगे। बट अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो उनके बेसिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन सभी फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है आपकी साइज ऑफ डिमांड, फैशन, लाइकिंग, प्रेफरेंस जो भी कंज्यूमर्स की होती है। ठीक है, और ये जो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है ना वो आपका, वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, या फिर हम बोलते हैं अगर सेम कंट्री की बात करें तो प्लेस टू प्लेस भी डिफर करता है। ठीक है, एक कंट्री और दूसरी कंट्री में ही डिफर होता है। अगर हम वन कंट्री की बात करते हैं तो आपका अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग प्लेस में भी वो डिफर होता है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी, आप क्या कर सकते हैं, पॉज ले लेके आप उसे देख सकते हो। ठीक है, 2 पार्ट्स में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। देखो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट किन के लिए स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में इंडल्ज होती हैं। ठीक है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की नॉलेज होना भी मस्ट है। ठीक है ना, तो क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं फॉरेन नेशंस की, अब्रॉड नेशंस की, कि जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, this environment is very important for certain types of business. It is particularly important for industries directly depending on imports and exports. A recession in foreign market or protection policy by foreign nations may create difficulties for industries depending upon exports. देखो, अगर आपकी फॉरेन मार्केट में जहां आप डील कर रहे हैं, वेदर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेदर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बस फॉरेन मार्केट में जहां आप डील कर रहे हैं, अगर वहां पर रिसेशन आ गया है तो आपकी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही डिफिकल्टीज क्रिएट होने वाली हैं। या फिर अगर फॉरेन नेशंस की जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन पॉलिसीज बना दी हैं कोई, तो भी आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स मे हेल्प इन सम इंडस्ट्रीज बट मे एडवर्सली अफेक्ट द अदर इंडस्ट्रीज। देखो जनरली ना हम ये बात बोलते हैं कि एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर, मतलब हमारे लिए वो क्या है, वो बेनिफिशियल है। लेकिन अगर हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपके जो रिजर्व्स हैं, ऑफिशियल रिजर्व्स हैं, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो आपके जा रहे हैं, आउटफ्लो होता है उनका। ठीक है, तो आपकी जो कंट्री की जो हम बोलते हैं एक रैंकिंग है ना जो हमारी कंट्री की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपके रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा जनरली हम बोलते हैं कि आपको इंपोर्ट कम करने हैं बट आपको एक्सपोर्ट ज़्यादा करने हैं। बट यहाँ पे क्या लाइन बोली जा रही है कि जो लिबरलाइजेशन है इंपोर्ट्स की, वो किसी इंडस्ट्रीज के लिए हेल्प क्रिएट करती है और किसी इंडस्ट्रीज के लिए वो एडवर्स इम्पैक्ट डालती है। अब देखो एग्जाम्पल क्या लिया है हमने, द एंट्री ऑफ MNCs सच एज LG, Samsung in electronic industries has adversely affect the market share of domestic business firms like Videocon. जब से हमारी कंट्री में MNCs आई हैं, LG, Samsung, इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री में अगर इनका जब से अराइवल हुआ है, तब से जो हमारे डोमेस्टिक बिजनेस फर्म्स का मार्केट शेयर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, डाउन हो रहा है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो वीडियोकॉन का, पहले बहुत ज़्यादा चलते थे, लेकिन जब से हमारे MNCs का एंट्री हुआ है तब से इनका मतलब नाम ही बिल्कुल डाउन जा रहा है, राइट। लेकिन अभी देखो यहाँ पे तो क्या हो गया, नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ अगर हम करते हैं टेक्नोलॉजी का, रॉ मटेरियल का, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करते हैं, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को, वो आपकी एफिशिएंसी को क्या कर देता है, राइज कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बूस्ट कर देता है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लिबरलाइज्ड इंपोर्ट्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो इसीलिए बोला गया है कि जो लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स है वो कुछ इंडस्ट्रीज को हेल्प करते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज पे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इंपोर्ट्स हमेशा आपके लिए एडवर्स है, नो, कभी आपके लिए वो पॉजिटिव है और कभी आपके लिए वो नेगेटिव है, डिपेंड है कि आप किस चीज का इंपोर्ट कर रहे हैं। इन शॉर्ट, फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अफेक्ट द बिजनेस। अब बेसिकली ये बताया गया कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, क्या क्या आपके बिजनेस को वो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन, सेकेंड वन इज ग्लोबल क्राइसिस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड डिक्लेरेशंस, इंटरनेशनल टेररिज्म, and the last one is cultural exchange. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.